नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको राजस्थान की अपवाह प्रणाली के बारे में बताने जा रही हूँ। आज हम इसके भाग प्रथम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राजस्थान में किस प्रकार की अपवाह प्रणाली पाई जाती है। राजस्थान में नदियों और झीलों अर्थात जल राशियों का विशेष महत्व है, किंतु दुर्भाग्य से यहाँ नदियाँ न केवल कम हैं अपितु वर्ष पर्यंत प्रवाहित होने वाली नदियों का भी यहाँ पर अभाव है। केवल चंबल नदी ही एक ऐसी नदी है जो वर्ष भर जल से युक्त रहती है। तो यहाँ पर जो पाई जाने वाली नदियाँ हैं उनमें सिर्फ केवल चंबल नदी ही एक ऐसी है जिसमें वर्ष भर पूर्ण रूप से या वर्ष भर वो जल से युक्त रहती है। वास्तव में राजस्थान की अपनी कोई वृहद नदी नहीं है। चंबल और माही यहाँ से गुजरती है, अतः उन्हें मूलतः राजस्थान की नदी नहीं कहा जा सकता। संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान में न केवल मात्र लूनी और उसकी सहायक नदियाँ एक सीमित क्षेत्र में हैं, इसी प्रकार घग्गर नदी केवल वर्षा काल में ही प्रवाहित होती है। राजस्थान की अपवाह प्रणाली यहाँ की भूगर्भिक संरचना, धरातल, विशेषकर अरावली पर्वत श्रृंखला एवं जलवायु द्वारा नियंत्रित है। यहाँ के अपवाह तंत्र की एक मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है। तो राजस्थान में जो है आंतरिक प्रवाह प्रणाली का पाया जाना यहाँ की एक मुख्य विशेषता है, जिसमें नदियाँ कुछ दूरी तक प्रवाहित होकर रेत अथवा भूमि में ही समाहित हो जाती है। तो आंतरिक प्रवाह में क्या होती है, नदियाँ कुछ दूरी तक तो प्रवाहित होती है, उसके बाद में वो रेत या भूमि में समाहित हो जाती है। पश्चिमी राजस्थान में कांतली, सोता और साबा तथा बारा बेसिन इस प्रकार के हैं। राजस्थान की प्रमुख नदी प्रणालियों में चंबल, बनास, माही, लूनी, बाणगंगा, साबरमती, कांतली, साहिबी, मेगा, रूपनगर, सूंकली इत्यादि प्रमुख है। यहाँ हम देख रहे हैं राजस्थान की नदियों का समूह। तो राजस्थान की नदियों को निम्न 3 समूहों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, नंबर 2 है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और नंबर 3 है अंतः प्रवाहित नदियाँ। यहाँ हम देख रहे हैं इस स्लाइड पर राजस्थान की मेजर रिवर्स को दिखाया गया है इस मानचित्र के द्वारा। अब हम बात कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। इसके अंतर्गत चंबल, बनास, बाणगंगा और इनकी सहायक नदियाँ काली सिंध, पार्वती, परवन, बेडच, गंभीरी, कोठारी, खारी इत्यादि शामिल है। अब हम बात कर रहे हैं पहली नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में है, चंबल नदी। इसको प्राचीन काल में चर्मण्यवती के नाम से जाना जाता था। चंबल का उद्भव मध्य प्रदेश में महू के निकट मानपुर के समीप जनापाव पहाड़ी से हुआ, जो विंध्य पर्वत श्रेणी का भाग है। यह राजस्थान में 84गढ़ किले के निकट प्रवेश कर कोटा और बूंदी जिलों की सीमा बनाती है। तत्पश्चात सवाई माधोपुर कोटा की सीमा बनाते हुए राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा के साथ साथ प्रवाहित होती हुई अंत में यमुना नदी में उत्तर प्रदेश के इटावा नगर के निकट मिल जाती है। तो अंत में ये यमुना नदी में उत्तर प्रदेश के निकट इटावा नगर में मिल जाती है। यहाँ इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं चंबल नदी, चंबल बेसिन और उसकी सहायक नदियों को दर्शाया गया है मानचित्र के द्वारा। राजस्थान में चंबल नदी 135 किलोमीटर का मार्ग तय करती है, जबकि इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है।
84 से 5 किलोमीटर दूर चूलिया प्रपात है। इसके पश्चात कोटा तक नदी का एक संकीर्ण घाटी या गॉड से प्रवाहित होती है। सवाई माधोपुर और धौलपुर के क्षेत्रों में चंबल नदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में अत्यधिक कटाव के कारण बीहड़ बन गए हैं। तो अपर्दन के कारण यहाँ पर चंबल नदी के द्वारा जो अपर्दन हुआ है उसके द्वारा यहाँ पर बहुत सारे बीहड़ बन गए हैं। चंबल नदी पर निर्मित गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज सिंचाई एवं जल विद्युत के प्रधान स्रोत है। चंबल की प्रमुख सहायक नदियाँ बनास, काली सिंध और पार्वती हैं। अब हम बात कर रहे हैं चंबल की सहायक नदियों के बारे में, जिसमें पहली नदी है काली सिंध नदी। मध्य प्रदेश में देवास के निकट से निकलकर झालावाड़ और बारां जिले में बहती हुई नानेरा के निकट चंबल नदी में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ परवन, उजाड़, निवाज और आहू है। दूसरी नदी है पार्वती नदी। मध्य प्रदेश में सीहोर के निकट से निकलकर बारां जिले में बहती हुई सवाई माधोपुर जिले में पालिया के निकट चंबल नदी में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ अंधेरी, रेतरी, अहेरी व कूल है। तीसरी नदी है बापनी नदी। चित्तौड़गढ़ जिले में हरिपुरा गांव के निकट से निकलकर भैंसोरगढ़ के निकट ये चंबल में गिरती है। चौथी नदी है मेज नदी। भीलवाड़ा जिले से निकलकर बूंदी में लाखेरी के निकट चंबल में मिलती है। पांचवी नदी है गंभीरी नदी। मध्य प्रदेश में जावद की पहाड़ियों से इसका उद्गम है। यह चित्तौड़गढ़ जिले में बहती हुई चित्तौड़ नगर से 2 किलोमीटर उत्तर में बेडत से मिल जाती है। उसके बाद में दूसरी नदी है बनास नदी। बनास नदी अरावली की खमनोर पहाड़ियों से निकलती है, जो कुंभलगढ़ से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। बनास राजस्थान की प्रमुख नदी है क्योंकि इसका संपूर्ण मार्ग इस राज्य में है। यह कुंभलगढ़ से दक्षिण की ओर गोगुंदा के पठार से प्रवाहित होती हुई अरावली श्रेणी काटकर नाथद्वारा, राजसमंद और रेलमगरा होती हुई चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले से बिगोंद के पास बेडच को सम्मिलित करते हुए सवाई माधोपुर तथा कोटा के समीप चंबल से मिल जाती है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। ग्रीष्मकाल में यह नदी सूख जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ बेडच, कोठारी, खारी, मैनाल, बांडी, मानसी, धुंध और मोरेल है तथा इसी नदी को वन की आशा भी कहा जाता है। तो बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि वन की आशा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है, तो वो है बनास नदी। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं कि बनास नदी, बनास बेसिन और उसकी सहायक नदियों को इस स्लाइड पर दर्शाया गया है मानचित्र के द्वारा। अब हम बात कर रहे हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो इसकी सहायक नदियों में पहली नदी है बेडच नदी। इसका उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं जो उदयपुर के निकट है। उदयपुर के निकट ये आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है। ये भी बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि आयड़ नदी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है, किंतु उदय सागर झील से निकलने के पश्चात इसे बेडच कहते हैं। इसके पश्चात यह चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवाहित होते हुए बिगोंद के निकट ये बनास में मिल जाती है। दूसरी नदी है कोठारी नदी। यह बनास की सहायक नदी है जो उदयपुर जिले के उत्तरी भाग से निकलने के पश्चात लगभग 145 किलोमीटर प्रवाहित होकर
भीलवाड़ा जिले में बनास में मिल जाती है। तीसरी सहायक नदी है खारी नदी। इस नदी का उद्गम उदयपुर जिले के बिजराल ग्राम की पहाड़ी है। इसकी कुल लंबाई 80 किलोमीटर है। अजमेर जिले में देवली के निकट यह बनास में मिल जाती है। अब हम तीसरी नदी पढ़ रहे हैं बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी का उद्गम जयपुर जिले की बैराठ पहाड़ियाँ है। यहाँ से यह पूर्व की ओर सवाई माधोपुर जिले और उसके पश्चात भरतपुर जिले में प्रवाहित होती है, जहाँ इसका जल विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 380 किलोमीटर है। अंत में यह आगरा जिले के फतेहाबाद के निकट यमुना में मिल जाती है। अब यहाँ आप इस स्लाइड पर देख पा रहे हैं बाणगंगा नदी या उसके प्रवाह क्षेत्र के बारे में, जो कि मानचित्र के द्वारा दर्शाया गया है। इसी के साथ हमारा ये भाग प्रथम यहीं पर समाप्त होता है। अब हम अगले भाग 2 में हम आगे की नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अंत में आप सभी का धन्यवाद तथा मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार आपका पुनः धन्यवाद।